नमस्कार। थर्ड ईयर के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिष्ठित सिद्धांत में अब तक हम एडम स्मिथ और रिकार्डो दोनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांतों के वीडियोस डाल चुके हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र में जे.एस. मिल एक ऐसे अर्थशास्त्री हुए हैं जो एडम स्मिथ, माल्थस, रिकार्डो इन सब के सिद्धांतों की जो आलोचनाएं थीं उन सभी के इन्होंने जवाब दिए और अपनी सिद्धांतों में कुछ ऐसी बातें सामने रखी जो इन सभी के सिद्धांतों को या तो समर्थन कर रही थी या उसका सुधार करके इन्होंने रखा। इसी प्रकार जे.एस. मिल के प्रतिपूरक मांग का सिद्धांत जब सामने आया तो यह इन दोनों रिकार्डो एवं एडम स्मिथ दोनों के सिद्धांतों की कमियों को पूरा कर रहा था। एक और रिकार्डो द्वारा प्रतिपादित तुलनात्मक लागत सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में केवल पूर्ति पक्ष को सम्मिलित करता है, मांग पक्ष की पूर्णतः अवहेलना करता है। तुलनात्मक लागत सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि दो देश व्यापार में संलग्न होकर पूर्ण विशिष्टीकरण अपनाकर लाभ अर्जित कर सकते हैं। रिकार्डो के सिद्धांत में घरेलू विनिमय अनुपात के आधार पर दोनों देशों के लिए विनिमय अनुपात की निम्नतम और उच्चतम सीमाओं का निर्धारण कर ये बताने का प्रयास किया गया कि वास्तविक विनिमय अनुपात दोनों देशों की इन्हीं सीमाओं के मध्य होगा, किंतु वह कहाँ होगा, इसका उत्तर रिकार्डो नहीं दे पाए। 1848 में जे.एस. मिल ने अपने प्रतिपूरक मांग के सिद्धांत में इसका जवाब दिया। रिकार्डो द्वारा प्रतिपादित इसी तुलनात्मक लागत सिद्धांत में संशोधन करते हुए उन्होंने प्रतिपूरक मांग के सिद्धांत का वर्णन किया, जिसके अनुसार वास्तविक व्यापार शर्त का निर्धारण एक देश की वस्तु की दूसरी देश की मांग या प्रतिपूरक मांग की तीव्रता द्वारा होगा। प्रतिपूरक मांग की तीव्रता का अर्थ मिल के अनुसार निर्यात की वह मात्रा है जो विभिन्न व्यापार शर्त पर आयात की परिवर्तनीय मात्रा के बदले में प्रदान की जाती है। उन्होंने अपने सिद्धांत को जिन मान्यताओं पर आधारित किया वे मूलतः प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र की ही मान्यताएं थीं। उन्होंने दो देश एवं दो वस्तुओं की मान्यता रखी। दोनों वस्तुओं के उत्पादन समता प्रतिफल के अंतर्गत होते हैं। परिवहन लागतों को शून्य माना गया। दोनों देशों के मध्य स्वतंत्र व्यापार होता है। दोनों देशों में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध तुलनात्मक लागत की नियम पर निर्धारित होते हैं। तब उन्होंने दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार की कुछ शर्तों पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए। उन्होंने दो देशों और दो वस्तुओं के उदाहरण को लेते हुए किसी एक देश में एक वर्ष में किसी एक वस्तु को कितना बनाया जा सकता है, कितनी मात्रा उत्पादित की जा सकती है और दूसरे देश में उतने ही काल में उतने ही श्रम समय में कितनी वस्तु का उत्पादन किया जा सकता है। इन दोनों के अनुपात का निर्धारण किया गया तो उन्होंने यह पाया कि दो देश जिन वस्तुओं के निर्माण कर रहे हैं, जिन दो वस्तुओं के निर्माण में उनका समय एवं कीमत का जो अनुपात आ रहा है उसके आधार पर ही दोनों देशों के मध्य व्यापार होगा। यदि
दो देश में से कोई एक देश किसी एक वस्तु को अधिक बना पाता है और दूसरा देश उसे कम बनाता है, तो ऐसी स्थिति में वह और दूसरा देश किसी एक स्तर पर साम्य की स्थिति में आएंगे और यही साम्य विनिमय दर होगी जिस पर देश का निर्यात उसके आयात के बराबर हो जाएगा। वास्तविक व्यापार शर्त के निर्धारण की समस्या का समाधान प्रस्तुत करते हुए उन्होंने बताया कि यह विनिमय अनुपात इन सीमाओं के मध्य ही वास्तविक विनिमय प्रतिपूरक मांग के इस सिद्धांत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सभी समस्याएं हल हो रही थीं, किंतु जैसा कि अर्थशास्त्र में प्रत्येक सिद्धांत के साथ होता है, धीरे धीरे प्रत्येक सिद्धांत की आलोचनाएं सामने आती हैं और सबसे बड़ी आलोचनाएं उन सिद्धांतों की मान्यताओं पर आधारित होती है। जे.एस. मिल के इस सिद्धांत में भी आलोचनाओं का सबसे बड़ा और सबसे मुख्य कारण इसकी अवास्तविक मान्यताएं रहीं। रिकार्डो की भांति जे.एस. मिल का प्रतिपूरक सिद्धांत भी मांग पर ही अधिकतर आधारित रहा, दो देशों पर ही आधारित रहा, दो वस्तुओं पर ही आधारित रहा, समता नियम की क्रियाशीलता, शून्य परिवहन लागतें, ये सब मान्यताएं क्योंकि बहुत अधिक समय तक नहीं रह सकती, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का यह सिद्धांत भी अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित माना जाता है। इसमें भी पूर्ति की दशाओं की अवहेलना की गई है और यह इस सत्य को अभी भी नकार दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में केवल मांग और पूर्ति जैसे ही तत्व शामिल होते हैं, जबकि वास्तविक जगत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से केवल बड़े देशों को ही लाभ प्राप्त होता है। जो छोटे देश होते हैं वो किन्हीं कारणों से लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वे अभी अर्थव्यवस्था की उस अवस्था में होते हैं जहाँ पर उनकी आंतरिक मांग जो है वो बहुत अधिक भी नहीं होती है और यदि होती भी है तो वहाँ के लोग प्रदर्शन प्रभाव से बहुत अधिक ग्रस्त होते हैं, इसलिए विदेशी वस्तुओं का उनमें बहुत अधिक आकर्षण पाया जाता है। ऐसे समय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केवल मांग, पूर्ति, लाभ इन सब पर ही आधारित नहीं रहता, बल्कि उसके अनेक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारण अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिष्ठित सिद्धांत के अंतर्गत सभी सिद्धांत के वीडियोस आपके लिए डाले जा चुके हैं। अब हम जो वीडियोस डाल रहे हैं उनके आगे हम थ्योरीज़ ऑफ डेवलपमेंट के जो मॉडल्स हैं उन्हें भी आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।